जिसका मुझे था इंतजार। दोस्तों 3 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का इस पेपर को देखने वाले हैं और इस पेपर को अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा और साथ ही आपको पता चल जाएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो आपको क्या है तैयार करना है और जो पूरा पेपर में आपको क्या है विद सॉल्यूशन के साथ तैयार कराऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट के, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले। आई होप दोस्तों बहुत पहले बता दिए थे। ओके, तो मुझे आशा है कि आपने क्या है वीडियो देखकर क्या है क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए होंगे। ओके, नहीं तैयार किए तो आपको क्या है जो कोई इंपॉर्टेंट पहले बताएं उन्हें आपको तैयार जरूर करते जाना है। चलिए बाकी देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको पेपर पूरा रहने वाला है। ओके, ये आपके निर्देश रहने वाले हैं। अब क्रम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आएंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा आ जाता है एक फर्म, एक उद्योग और एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र में होता है। मतलब किस क्षेत्र में करते हैं हम। देखिए एक फर्म है, एक उद्योग है, यानी एक चीज की बात हो रही है तो हमारे किस में हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर संपूर्णता की बात होती तो हमारा किस में जाता, वो जाता हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में। और एक इकाई की बात हो, एक परिवार, एक उद्योग, एक वस्तु की बात हो तो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में जाता है। नेक्स्ट है वस्तु की हर अगली इकाई का प्रयोग से सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट है स्थिर लागत है, तो श्रम हमारा क्या हो जाता है, एक स्थिर लागत है। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है तो प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या हो जाएगा, होटल। बाकी कृषि करना, मछली पालन, खाना, ये सब क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पूछा रहा है तो आपका ये हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल वाई। नेक्स्ट कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, आगे मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ओके, 3 ही पॉइंट है, अगर वो तैयार रहते हैं तो वो क्वेश्चन आंसर तो बनेगा, साथ ही इससे संबंधित जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट भी आता है वो भी यहाँ से बन जाएगा। ओके, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले अगर विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। तो जो मैंने बताया जिस क्रम में वही रहेगा, बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी के। मैं पूरा हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ लेकिन आपका क्या है इंग्लिश मीडियम के लिए भी यह तैयार हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो रेगिस्तान की पूर्ति में देख लेते हैं। पहला हमारा है मांग की लोच की श्रेणियां हैं। तो मांग की जो लोच की कितनी श्रेणियां होती है, 5 श्रेणियां होती हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 5। नेक्स्ट स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होता है तो क्या होता है, कुल लागत होता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत आपका हो जाएगा योग कुल लागत। वस्तु की पूर्ति डेड का एक भाग होती है, तो वस्तु की पूर्ति स्टॉक का एक भाग होती है। ओके, और स्टॉक इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है 2 नंबर में स्टॉक क्या है। ओके, नेक्स्ट डेड का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो बाजार साम्य का आशय संतुलन की स्थिति, तो बाजार साम्य। नेक्स्ट आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में को जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, एडम स्मिथ को जाना जाता है। नेक्स्ट विदेशी विनिमय दर को डेड दर भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय दर भी कहते हैं, मुद्रा विनिमय दर भी कहते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं सत्य सत्य। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो ये उपयोगिता हमारी व्यक्तिगत होती है, तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, तो ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। बाजार मांग वक्र औसत सा प्राप्ति वक्र है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का पूर्ण सूचक होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, पूर्ण सूचक नहीं होता है। ओके, जैसे वस्तु विनिमय की कठिनाई मुद्रा से दूर नहीं हुई, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्योंकि क्या है पहले क्या वस्तु विनिमय क्या कहलाता है कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए है, ओके, और मुझे आपसे दूसरी वस्तु चाहिए है तो मतलब बदली कर सकते थे। ओके, लेकिन अब क्या तो पहले फिर भी क्या दिक्कत होती थी मुद्रा विनिमय में कि कई बार जो आप वस्तु दे रहे हैं वो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ओके, इस बार से वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था, लेकिन अब मुद्रा से वो समस्या क्या दूर हो चुकी है। अब पैसे तो सबको ही चाहिए। ओके, इस प्रकार से जैसे पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी से नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पूर्ण रोजगार का मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्ण रोजगार कह दिया यानी जितने लोग हैं सबको क्या नौकरी मिल जाएगी, सबको क्या रोजगार मिल जाएगा। पूर्ण रोजगार का मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल शून्य बेरोजगारी, अभी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, तो ये ऐसा नहीं होता, तो बिल्कुल सत्य बात हो गया। तो ये आपका हो जाता है सत्य सत्य। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ।
बाकी बिल्कुल आपको अच्छे से सभी तैयार करते जाइएगा और मैं आपको पढ़ने का तरीके भी बता देता हूँ किस बार से। देखिए सबसे पहले मैंने आपको महापुरुष बताया है, तो मुझे आशा कि आपने क्या तैयार कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं तैयार किए, जितने भी तैयार हुए हैं उसके आगे आपको क्या मतलब प्रयास करिए जितना हो सके। आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की बता दिए हैं। बाकी मैं आपको ये पूरा मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का सॉल्व करा रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड है हम इसमें देख रहे हैं, तो वो भी आपको तैयार कर लेना है। आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टॉप 50 क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगा, तो वो आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको टॉप 100 आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दूंगा। तो इस प्रकार से मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयारी हो जाएगी। ओके, सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला है निवेश, तो निवेश दोस्तों हमारा हो जाएगा, निवेश का हो जाएगा आपका भौतिक पूंजी स्टॉक। सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति हो जाएगा 1 - MPC। बचत, तो बचत का हो जाएगा हमारा रिसाव। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा आपका योगात्मक अर्थशास्त्र। पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुएं हो जाएगा कार और जो पेट्रोल का संबंध है वो आपका पूरक वस्तुएं हैं। और स्थापन वस्तुएं, चाय और कॉफी का जो संबंध है वो स्थापन वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तुओं में हो जाएगा आपका अंतिम उपभोक्ता, ये छठवां। तो ये पूरक वस्तु और स्थापन वस्तु से संबंधित ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ओके, चाहे आपका त्रैमासिक अर्थशास्त्र हो, बोर्ड एग्जाम तक भी हो, आता ही आता है। पूरक वस्तु में क्या कहलाती हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर निर्भर रहती है, यानी एक के बिना दूसरा का कोई उपयोग नहीं रहता है। ओके, मान लीजिए कार आपके पास है लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो वो आपको कार यूज नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से एक वस्तु दूसरी पर निर्भर है। ओके, जिस प्रकार से बैट और बॉल, अगर आपके पास बैट और बॉल नहीं है तो भी आप उपयोग बैट का नहीं कर पाएंगे। जबकि स्थापन वस्तु में हम देखें तो एक नहीं है तो दूसरे से हम कहा है काम चला लेंगे, तो आपको कहलाती है स्थापन वस्तु। के जैसे चाय नहीं है तो आप कॉफी पीकर काम चला देंगे, इस प्रकार से। फिर आ जाता है इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी दिया हुआ है। आप देख लेते हैं शब्द एक वाक्य में उत्तर। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, तो हो जाइए अत्यधिक लोचदार होती है। इसका राइट आंसर है आपका अत्यधिक लोचदार। नेक्स्ट है अवसर लागत क्या है, तो अतीत या खोई हुई लागत को हम कहते हैं अवसर लागत कहते हैं। 2 नंबर में, बाकी लॉन्ग में 2 नंबर में आपका आ जाता है, तो फिर 2-3 लाइन में आपको बताना पड़ेगा। ओके, बाकी मैन आपको अगर लिखना है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो आपको लिखना है अतीत या खोई हुई लागत को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। शॉर्ट में यही आपका आंसर रहेगा। ओके, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत कहलाती है, हमारी निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है निम्नतम निर्धारित कीमत। नेक्स्ट, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं श्रम की मजदूरी दर। श्रम की मजदूरी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आय को किसी विशिष्ट वर्ष को औसत आय माना जाता है, तो उसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का होता है मान 0 से अधिक और 1 से कम, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। इसके मतलब हो गया 0 से अधिक और 0 से आपका 1 से कम। जैसे मुद्रा संकुचन क्या है, तो जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं, मुद्रा का मूल्य बढ़े। ओके, मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ रहा है और जो आपकी कीमतें हैं वो घट रही हैं, तब इसे हम कहते हैं मुद्रा संकुचन। ओके, तो बाकी आपका इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को दिया है तो समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। 6वां नंबर क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। अगला पूछा जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते। पूरा मैंने इसका क्या आपका जो पेपर है इसका सॉल्यूशन शीट भी तैयार की है ताकि आपको आसानी से बता सकूं। क्रम से हम देखते चलेंगे। ओके, तो पहला हमारा है कि उत्पादन, 6वां क्वेश्चन में उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, प्रोफेसर सॉल्यूशंस के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा चुनने की एक सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्राय इस प्रकार की रेखाचित्र का उपयोग करते हैं जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करती है। उत्पादन संभावना यानी संभावना की सूची बनाना, वो हमारी कहलाएगा उत्पादन संभावना वक्र। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा रहा व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं।
क्योंकि यह क्या करती है कि कीमत का निर्धारण में सहायक होती है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और प्रोफेसर सुलजी के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, अवसर लागत से क्या तात्पर्य है और औसत उत्पादन किसे कहते हैं? इसके सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पूछे जा रहा हमसे अवसर लागत से क्या तात्पर्य है। तो अभी हमने इसे क्या है शॉर्ट में भी देखा था। अवसर लागत इसका आशय अतीत या खोई हुई अवसर की लागत होती है। एक बार पूछा जाए तो यही आपको बताना है, अतीत या खोई हुई लागत जो हमारी होती है अवसर लागत कहलाती है। सरल शब्दों में कहें, किसी वस्तु या सेवा की अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में अर्जित किए जा सकने वाली माप की आगम होती है। अभी जैसे आपको समझ में, मैंने तो आपको 2 नंबर पूछे तो यही आपको लाइन बतानी है। अब समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको जॉब करना है, जॉब के लिए आप क्या है 3 कंपनियों में आवेदन करते हैं, 3 कंपनियों में आप इंटरव्यू मान लो दिया, तीनों में आप सिलेक्ट हो गए। पहली कंपनी कहती है हम 20,000 देंगे, दूसरी कंपनी कहती है 30,000 रुपये आपको महीने देंगे, चौथी कंपनी कहती है कि हम आपको 50,000 रुपये महीने देंगे। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अब आपने क्या करेंगे, आप कहाँ जॉब करेंगे? एक जगह आपको 20,000 मिल रहे हैं, एक जगह आपको 30,000 और एक जगह आपको 50,000 मिल रहे हैं। तो सीधी बात है कि जहाँ में क्या ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ काम करेंगे। ओके, तो आप क्या है 50,000 वाली कंपनी को ज्वाइन करते हैं इस बार से। तो अब आपकी मैं पूछूं कि अवसर लागत क्या है, तो आपकी अवसर लागत क्या है? जो आपने 50,000 प्राप्त करने के लिए जो आपने छोड़ा है, क्या छोड़ा है? एक 20,000 की जॉब छोड़ी, 30,000 जॉब छोड़ी, यानी 50,000 लगभग आपने छोड़ दिए 50,000 प्राप्त करने के लिए। तो ये आपकी कहलाती है अवसर लागत। यानी आपने जो प्राप्त किया है उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपने क्या खोया है, वो आपकी अवसर लागत हुए। तो किसी वस्तु या सेवा को अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी दूसरे वैकल्पिक प्रयोग द्वारा अर्जित है। ओके, हमने क्या है क्या चीज खोया है वो हमारी अवसर लागत कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा है औसत उत्पाद किसे कहते हैं? तो औसत उत्पाद क्या है? औसत उत्पाद कुल उत्पाद या परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों से भाग देने पर औसत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार औसत उत्पाद का हमारा क्या जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैंने आपको याद रखना है। औसत उत्पाद AP बराबर होता है कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधनों की इकाई की संख्या, यानी कुल उत्पाद में कुल इकाइयों की जो संख्या का भाग लगाने पर हम क्या औसत लागत प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, आदर्श हाथ किसे कहते हैं? कीमत सीमा क्या है? एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार करते जाइएगा। आदर्श हाथ किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ ने आदर्श हाथ कहा है। तो उनकी मान्यता है कि बाजार में असंतुलन होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक आदर्श हाथ कीमतों के परिवर्तन कर सकता है। हमारी अंतर्दृष्टि भी यही कहती है कि आदर्श हाथ अधिक मांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करेगा। नेक्स्ट है कीमत सीमा क्या है, ये पूछा जा रहा था हमें। कीमत सीमा क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी अधिकतम कीमत को हम कीमत सीमा कहते हैं, या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो कीमत सीमा कहें, उच्चतम निर्धारित कीमत कहें, एक ही बात आपकी रहने वाली है। तो कोई वस्तु या सेवा का जब सरकार द्वारा सबसे अधिकतम जो कीमत निश्चित की जाती है वही हमारी उच्चतम निर्धारित कीमत कहलाती है। समानता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जैसे आवश्यक वस्तु गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी, तेल आदि के लिए उच्चतम निर्धारित कीमत क्या निर्धारित की जाती है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नतम निर्धारित कीमत के उदाहरण बताइए। नेक्स्ट है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है? तो देख लेते हैं। पहले निम्नतम निर्धारित कीमत के आपको उदाहरण बताने हैं। तो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, तो पहले आपको तैयार होना चाहिए, तो उसके बाद आप क्या उदाहरण तैयार करें। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को हम क्या है ये को कि निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। यह साम कीमत से अधिक होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों तैयार करके उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है कि सरकार द्वारा किसी वस्तु की जो अधिकतम कीमत फिक्स की अधिकतम कीमत जो सेट की जाती है वो आपकी हो जाएगी उच्चतम निर्धारित कीमत। और निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है? सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा जो निर्धारित की जाए वो आपकी निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है। उदाहरण में आपको बताया जा रहा है किसी समर्थन कीमत कार्यक्रम में जो न्यूनतम विधान है। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की के लिए अधिमांग है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो तो उस कीमत को हम क्या बाजार में अधिमांग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है विश्वमांग 10वां। विश्वमांग 10वां राष्ट्रीय आय से क्या आशय है और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से क्या आशय है। तो दोनों को देख लेते हैं। पहले पूछा है राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश के राष्ट्रीय आय से आशय
साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों का योग होता है, जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट ह्रास को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को क्या है, जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय यानी एक देश की क्या है, आय, ओके, पूरे देश की आय, जिसमें क्या किया जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या है, जोड़ दिया जाएगा। ओके, इसके साथ ही मशीनों पूंजी से घिसावट होती है उसको घटा दिया जाता है और विदेशों से जो हमें मुद्रा प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है, उसे जोड़ दिया जाता है। अतः पूछा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, किसी राष्ट्र में एक निश्चित समय अवधि में जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये वस्तुएं एवं सेवाएं उपभोक्ता तथा पूंजीगत दोनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है आय का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, अथवा में पूछा जा रहा है उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, पूरा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से दोस्तों आपको क्या है, अगर दोस्तों आप क्या है आर्ट के विद्यार्थी हैं तो अपना आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स के विद्यार्थी तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें दोस्तों आपकी ऑल सब्जेक्ट की क्या है आपको मटेरियल दिया जाएगा और सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। बाकी अलग से आपके इकोनॉमिक्स का, अकाउंट का या हिस्ट्री का, अन्य विषय का भी अलग से आप कोर्स लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का आप ज्वाइन करेंगे आपको उस सब्जेक्ट का क्या है मटेरियल पूरा दिया जाएगा, तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख ले आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यापक अवधारणा है, यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका दिया सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध लाभ। जीडीपी में क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध लाभ को, इस साधन को हमें क्या है जोड़ देना है, तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। उपभोग वस्तुएं कैसे कहते हैं, और उपभोग वस्तुएं नहीं, उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं आपकी उपभोग वस्तुएं कहलाएगी। तो आपका हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुएं उन्हें कहते हैं अंतिम रूप में उपभोक्ता को उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, पुस्तकें, कार आदि उपभोक्ता वस्तुएं हैं, क्योंकि इनसे भिन्न भिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि SLR किसे कहते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। SL किसे कहते हैं, तो बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे वैधानिक तरल अनुपात या अथवा SLR कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो वस्तु विनिमय के अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का विनिमय किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में बड़े या लोहार की सेवाओं के बदले उसे 1 क्विंटल होगा, ओके, 1 क्विंटल गेहूं दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय कहलाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है समग्र मांग के कोई दो घटक लिखिए और सेटरेस पारिवश की मान्यता किसे कहते हैं, ये अथवा पूछे जा रहा है। समग्र मांग के आपको कोई दो घटक पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका दिया है समग्र मांग के कोई दो घटक, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सब आपके समग्र मांग के घटक हो जाते हैं। नेक्स्ट सेटरेस पारिवश की मान्यता किसे कहते हैं, यह प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास या प्रारूपिक रूढ़ीकरण है जिसे सेटरेस पारिवश की मान्यता कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें। तो हम निम्न प्रकार से इस प्रक्रिया पर विचार करेंगे, तो फिर आपको पूरा यहाँ डिटेल से दिया जा रहा है। तो ये किस प्रकार से हम विचार करेंगे कि दो समीकरणों से दो परिवर्तों x और y का मूल्य निकालने के लिए हम प्रथम समीकरण में x और y का x का मूल्य y के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर हम क्या हल करते हैं, तो इस प्रकार से हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन रहने वाला है उपभोग फलन किसे कहते हैं, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो क्रम से इन्हें समझ लेते हैं। उपभोग फलन किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उपभोग फलन क्या है, उपभोग प्रवृत्ति आय उपभोग के संबंध को प्रदर्शित करता है और उसके बारे में आपको क्रम से दिया है कि कुल उपभोग तथा समस्त राष्ट्रीय आय इन दो समूह के बीच फलात्मक संबंध होता है, जिसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मितव्ययिता का विरोधाभास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया हुआ है मितव्ययिता का विरोधाभास, तो इसे देख लीजिएगा और तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण मांग क्या है अथवा में है अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। पहले हम देख लेते हैं प्रभावपूर्ण मांग क्या है। ये आपका दिया है प्रभावपूर्ण मांग, किसी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग उस धनराशि को प्रदर्शित करती है जो वास्तव में विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर खर्च की जाती है। बाकी ये डिटेल से आपका दिया, तो प्रभावपूर्ण मांग को आपको तैयार कर लेना है।
अथवा में अत्यधिक मांग की क्या अभिप्राय है। तो अत्यधिक मांग या अधिक मांग क्या होता है, तो देख लीजिए। यदि आय को साम्य स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद निर्धारित होता है तो यह अतिरेक मांग की स्थिति कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब समग्र मांग अधिक होती है और समग्र पूर्ति कम हो जाती है तो इस स्थिति में मांग में क्या अधिक हो जाती है, तो यह आपकी कहलाती है अत्यधिक मांग। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या 15वें नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। जहां तक आपके 15वें नंबर तक है 2 नंबर के आते हैं। अब 16 में से आपके 3 नंबर वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हमारे 3 नंबर क्वेश्चन रह गए, 4 नंबर वाले क्वेश्चन रह गए। तो इसे दोस्तों हम क्या सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, अभी जितने क्वेश्चन बताए इतना तैयार कर लीजिए। इससे साथ ही में आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको भी आपको तैयार करते जाना है। तो ये हम क्या मॉडल पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन तैयार करा रहा हूँ और पूरी आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आपको क्या पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं। अभी दोस्तों आपके 3 अंकी 4 अंकी वाले रह गए हैं, तो वो भी हम क्या है कवर कर लेंगे। और आगे आप कहेंगे तो मैं आपको क्या है टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बता दूंगा एग्जाम से पहले, इसके साथ ही टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या तैयारी कर लेंगे तो फिर दोस्तों आप क्या अच्छा स्कोर करेंगे ही। ओके, बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से दोस्तों आपको आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स बैच ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।